बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल आलमीन. Don't commit these 10 mistakes while writing an essay. ये वो एरियाज हैं जहाँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे में जो कामयाब नहीं हो पाते, वो इन 10 एरियाज में प्रॉपरली कंसिडरेट नहीं होते एंड दे कमिट मिस्टेक्स, और फिर वो नॉलेज होने के बावजूद भी बाज़ औक़ात कामयाब नहीं होते. तो हम बारी बारी ये 10 पॉइंट आपके सामने रखते हैं. सबसे पहले है लैक ऑफ प्लानिंग. Failure to plan the essay before writing is a common mistake. It's important to outline your ideas, create a structure, and develop a clear thesis statement to guide your writing. आपने ओवरऑल सारा ज़हन में लाना है कि सारा ऐसे है क्या, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है. उसके बाद आपने उसको जब ऑर्डर देना है कि मैंने पहले क्या चीज़ बतानी है, फिर क्या बतानी है, फिर क्या बतानी है, इसको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. इसमें आपके बेशक 15 मिनट लग जाएं, 20 मिनट लग जाएं, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग इज अ हाफ डन. उससे पहले जब अपने तैयारी भी कर रहे होते हैं घर में, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने करनी है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका वक्त कम लगे. कि ऑलरेडी आपको पता है कि इस मौजू पर इस तरह की आउटलाइन बननी है, इस तरह का वो आउटलाइन को ऑर्डर देना है, और फिर उसकी थीसिस स्टेटमेंट यानी जो मेन आइडिया है जिस पर हमने सारा ऐसे बिल्डअप करना है, वो इसकी क्या होगी. If you have worked already, so then you will consume less time, I mean, in the examination hall. दूसरा आ जाता है कि वो थीसिस स्टेटमेंट है, उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए. What is that? A weak or unclear thesis statement can weaken the entire essay. अब अगर वो कोई मीनिंग कन्वे ना कर रही हो, तो फिर वो एक वीक स्टेटमेंट है. It should clearly state your main argument and provide a roadmap for the reader. फिर आता है तीसरे नंबर पर inadequate research. Insufficient research can result in an essay lacking depth and supporting evidence. Students should conduct thorough research to gather relevant information and properly cite their sources. अब देखें, साफ ज़ाहिर है कि आपने अपनी बात को एक वजन देना है. वजन आर्गुमेंट्स की बेस पर होता है, और आर्गुमेंट्स होते हैं डिफरेंट रेफरेंसेस. एक तो आर्गुमेंट्स आपके अपनी तरफ से हैं लॉजिकल और रैशनलाइजेशन की बेस पर. दूसरा, आप सपोर्ट करते हैं अपने आइडियाज को बाय एंडोर्सिंग और बाय गिविंग रेफरेंसेस फ्रॉम अदर पीपल के लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है. वो जो आप किसी बुक का रेफरेंस दें, किसी आर्टिकल का दें, किसी भी राइटअप का दें, पर्टिकुलरली ऑथर जो हैं वो उसकी क्वालिटी बताते हैं कि इसका स्टडी का जो वास्टनेस है, इस बंदे का जो कैनवस है स्टडी का, वो कितना वाइड है और वो ऑथेंटिक कितना है. जैसे अगर इंटरनेशनल डेटा को आपने देना है, फिगर्स देनी है, हम जनरली कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक की तमाम मुल्कों के बारे में रिसर्च है, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वर्ल्ड बैंक की आप साइट पर जाएं, वहां से आपको मिल जाएंगे, और वो ऑथेंटिक सोर्स कहलाता है. फिर आता है चौथा, lack of coherence and structure. Essays should have a logical flow and structure. Students sometimes fail to organize their thoughts effectively, leading to disjointed paragraphs or confusing arguments. देखें, एक ऐसे एक फ्लो के तौर पर होता है. आपने जहां एक बात खत्म की, लॉजिकली रीडर चाहता है कि इसके बाद ये बात मुझे सुनने को देखने को मिले. ये जो सब्सिक्वेंट पैराग्राफ होता है, ये जो आपने लिंक अप करना है उसके साथ, यही कोहेरेंस कहलाता है, यही फ्लो कहलाता है. वो ये ना हो कि ऑल टुगेदर आप एक ऐसे आर्गुमेंट में चले जाएं जो उसका पिछले पैराग्राफ से कोई ताल्लुक ना महसूस होता हो. यानी वो नेचुरली वो क्वेश्चन पैदा हो रहा होता है रीडर के ज़हन में कि अब ये इसके आगे ये बताए. मैं भी एक दो दिनों में अच्छे ऐसे यहाँ पोस्ट करूंगा, उसमें आप देखेंगे कि नेचुरल फ्लो भी होगा, उसमें रेफरेंसेस भी होंगे, उसमें थीसिस स्टेटमेंट भी होगी,
उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन भी होगी। पांचवा, पुअर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। Most of the introductions of the essays fail to grab the reader's attention and provide context for the essay, and conclusion lacks the summarization of the main points and leaves a lasting impression. Weak introductions and conclusion can weaken the overall impact of the essay. अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, रीडर ये जरूर पढ़ता है, आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन जो है ये बुनियादी तौर पर होता है टू ग्रैब द इंटेंशन ऑफ द रीडर। ये उसको कन्विंस करने के लिए होता है कि माई एसे इज वर्थ रीडिंग, और ये ख्वाहिश पैदा करता है रीडर में कि मैं इसका बाकी लिखा हुआ भी देखूं। इसी तरह कंक्लूजन जो है ये आपने सारे एसे को समराइज करना होता है। दो वजह होती है इसकी। एक तो ये कि अगर किसी को आपके ऐसे में से गो थ्रू होने के बाद सही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, आपका कंक्लूजन उसको क्लियर कर देता है, रीइंफोर्स करता है आइडियाज को, और रीडर आसानी से समझ लेता है दिस इज द जिस्ट, हाँ यही बातें उसने ऊपर कही है। दूसरा, बाज़ का एग्जामिनर आइडिया तो बना लेता है, आपका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, आउटलाइन पढ़ ली, काफी हद तक कन्विंस हो जाता है कि स्टूडेंट बहुत कुछ जानता है। अब वो कंक्लूजन लाजमी पढ़ता है कि सारे का जिस्ट क्या है। आपकी वो लैंग्वेज भी देख चुका है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख चुका है, कुछ कहीं कहीं जो आपने रेफरेंसेस हाईलाइट किए हैं वो भी देख लिया है। ही हैज मेड अप हिज माइंड कि आप एक अच्छे राइटर हैं, लेकिन कंक्लूजन से उसको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि माई इवेल्युएशन इज गुड अबाउट हिम। फिर आता है जी इनअप्रोप्रिएट टोन एंड स्टाइल। स्टूडेंट्स आर वीक इन मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट टोन throughout their essays. It's important to match the tone to the subject and audience, avoiding overly informal or overly technical language. देखें, आपकी जो स्टाइल और टोन है वो एकेडमिक हो, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल ना हो, कोई इनफॉर्मल सेंस भी उसमें ना ज़्यादा डाली जाए, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप है, एक बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड एकेडमिक सेटअप है। तो उसमें फॉर्मल रहना और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी से उसको बचा के रखना है। तो स्टाइल एक खूबसूरती होती है कि उसको बात करने का सलीका, तो गोया कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदाज हैं। हु कैन कम्युनिकेट वेल, हु कैन स्पीक वेल, हु कैन राइट वेल। फिर आ जाता है जी ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स। दे निग्लेक्ट टू प्रूफ रीड एंड एडिट द एसे, resulting in grammatical errors and spelling mistakes. Students should take time to carefully review their work for clarity and correctness. अब आपने ऐसे लिख लिया, तो ये बड़े बड़े राइटर जो हैं वो भी चीज को मानते हैं कि जब वो फ्लो में लिख रहे होते हैं, बाज़ गात उनसे कोई वर्ड ओमिट हो जाता है, या रिपीटेड वर्ड लिखे जाते हैं, या स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। तो ये जो उसकी प्रूफ रीडिंग है और एक उसका रिव्यू है, ये इंतहाई जरूरी है कि ये वो चीजें होती हैं आप अपने हाथ से कमिट की हुई गलतियों को बड़ी आसानी से खुद ही दूर कर सकते हैं। तो यू हैव टू earmark some time for that. Lack of evidence and support. A persuasive essay requires supporting evidence and examples to back up claims. Failing to include relevant evidence weakens the arguments and reduces the overall effectiveness of the essay. दो ही बातें होती हैं ऐसे में, आप एक क्लेम करते हैं पहले किसी चीज को, फिर आप उसके लिए एविडेंस देते हैं। पहला सेंटेंस आपका क्लेम होता है पैराग्राफ में, सब्सिक्वेंट पैराग्राफ का हिस्सा एविडेंसेस देना होता है टू प्रूव और टू रीइंफोर्स योर क्लेम। फिर नाइन्थ है प्लेजियरिज्म। Copying or paraphrasing someone else's work without proper citation is a serious offense. Students should always give credit to their sources and follow the appropriate citation guidelines. जैसे हमने अर्ज किया कि उसमें आपने रेफरेंस देने हैं, कुछ किताबों के देने हैं, कुछ ऑथर्स के देने हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं या उनके ओरिजिनल
सेंटेंसेस हैं, एक असूल है, एटिकेट्स हैं कि जिससे आपने कोई बात सीखी, जिसकी उठाई बात, आप उसको मेंशन करें, उसको ड्यू क्रेडिट दें। ये ऐसे की ब्यूटी है। और आखिरी बात है वर्डीनेस एंड लैक ऑफ कंसाइजनेस। ओवर यूजिंग वर्ड्स, phrases or unnecessary details can make an essay verbose and difficult to read. It is important to express ideas concisely and use precise language. जैसे कहते हैं ना, brevity is the soul of wit. काबल लोग जो हैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करते, वो मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी बात कर जाते हैं। खुद आप देखें, अपने आप से पूछ लिया करें कि आपको कैसा राइट अप और कैसी गुफ्तगू अच्छी लगती है, जिसमें काम की बातें ज्यादा हों, इररेलेवेंट डिटेल्स कम हो। तो लिहाजा टू दी पॉइंट रहना और डाइग्रेशन से, इररेलेवेंट चीजों से बचना, ये एक ऐसे की या किसी भी राइट अप की खूबसूरती होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खुदा हाफिज।